जाएगा। आदरणीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदय, युवा संसद में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नए सत्र में आप सभी सदस्यगणों का स्वागत है। सर्वप्रथम राष्ट्रगीत होगा। अब सदन की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब शपथ ग्रहण होगा। प्रमुख सचिव जी नए सदस्यों का शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा कराएंगे। हमारी जो हरियाणा के अंबाला लोकसभा क्षेत्र से युवा संसद के लिए निर्वाचित हुई है, वह शपथ या प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे। मोदी जी, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। मोदी जी, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। मैं माननीय जो युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता की अक्षुण्ण तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निहित करूंगी। कुमारी कन्नू जो हरियाणा के रेवाड़ी लोकसभा क्षेत्र से युवा संसद के लिए निर्वाचित हुई है, वह शपथ या प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे। मोदी जी, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। मोदी जी, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं शपथ हिंदी भाषा में। मैं कन्नू जो युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता व अखंडता और अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसे मैं कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी मंत्रिमंडल में सम्मिलित नए मंत्रियों का परिचय सदन से कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैंने मंत्रिमंडल में सुश्री सानिया को जल संसाधन मंत्री तथा सुश्री आशा को खाद्यापूर्ति मंत्री नियुक्त किया है। साथियों, हम सब लंबे समय के बाद सदन में मिल रहे हैं तथा मुझे अत्यंत दुख के साथ सदन को अवगत कराना पड़ रहा है कि सांसद अनिल जी जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से युवा संसद के सदस्य निर्वाचित हुए थे, उनका निधन हो चुका है। उनका निधन दिनांक 12 दिसंबर
2024 को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एक लंबी बीमारी के चलते हो गया है। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे तथा उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अनिल जी के निधन से मैं गहरे शोक में हूँ। अनिल जी राजनीति का चमकता हुआ सितारा थे। मेषदेव राजनीति से ऊपर उठकर समाज के सभी कार्यों में तत्पर रहते थे। उन्होंने कभी भी पद की चाहत नहीं की तथा अपना सारा जीवन देश सेवा में समर्पित कर दिया। देश उनकी सेवा का सदैव ऋणी रहेगा। मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। नेता प्रतिपक्ष कुमारी वंदना। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अनिल के निधन से सदन गम्य हो गया है। व्यक्ति तो चला जाता है परंतु व्यक्ति का व्यक्तित्व सदैव हमारे साथ रहता है, जो हमें हमेशा आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करता रहता है। वो 4 बार विधायक तथा 2 बार सांसद रह चुके हैं। जब एक बार मुझे उनके संसदीय क्षेत्र में जाने का अवसर मिला तो उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखकर मैं अत्यंत अचंभित हुई। उन्होंने इतनी ही कम आयु में अपने संसदीय क्षेत्र को एक आदर्श के क्षेत्र के रूप में बदला तथा अन्य सांसदों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। वह सांसद ने सदैव एक मार्गदर्शी व सहयोगी की भूमिका निभाई है। उनसे मिलकर कभी भी ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वे सत्ता पक्ष से है या पक्ष से। मैं ऐसे व्यक्तित्व को सत नमन तथा श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सभी सदस्यगण दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कृपया 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। अब राष्ट्रपति जी हमारे बीच पधार रहे हैं। अब मैं राष्ट्रपति जी का सदन में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 101 कुमारी समृद्धि। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? क्या इस महंगाई को रोका नहीं जा सकता? क्या कोई आम आदमी इस महंगाई से ऐसे ही हताहत होता रहेगा? हजारों योजनाएं बनाई जा रही हैं परंतु महंगाई में कोई कमी नजर नहीं आ रही। माननीय वित्त मंत्री जी हमें यह बताने का कष्ट करेंगे कि महंगाई पर कब तक नियंत्रण पा लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माननीय सदस्य महोदय को यह बताना चाहती हूँ कि महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारण पूरी सरकार की गलत नीति है, जिसका दुष्परिणाम हमारे देश की गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। फिर भी मैं सदन को आश्वासन देती हूँ कि अगले 6 माह में महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा, जिसके लिए सख्त प्रयास चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी हमें यह बताने का कष्ट करेंगे कि उनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिससे वे महंगाई को मात्र 6 माह में काबू करने की बात कर रहे हैं तथा सदन को यह बताएं कि सरकार महंगाई को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माननीय सदस्य महोदय के यह बताना चाहती हूँ कि सरकार जादू की छड़ी से नहीं चला करती, बल्कि उसके लिए तो कुशल नीति ही कारगर होती है। मैं दाल, चावल, आलू, प्याज इत्यादि को अति आवश्यक खाद्य पदार्थ की सूची में रखना चाहूंगी, जो इसका उत्पादन एवं वितरण सरकार के नियंत्रण में लिया जाएगा। पेट्रोल तथा डीजल GST में लाने हेतु समिति का गठन किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, दैनिक भास्कर में छपी खबर के आधार पर मैं सदन को अवगत करना चाहती हूँ कि महंगाई का आलम यह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बाप ने अपने बेटे को
मात्र 20,000 रुपए के लिए साहूकार के पास गिरवी रख दिया। ऐसी घटनाओं के चलते वित्त मंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटना को संज्ञान किया जाएगा और जिसने भी ऐसा अपराध किया है उसे सजा दी जाएगी। जिसने भी ऐसा कृत्य किया है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। प्रश्न संख्या 103 हीना कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि 2019 तथा 2024 आम चुनाव में आपने यह वादा किया था कि आप भारत में एक देश और एक चुनाव प्रणाली को लागू करेंगे। आपने इस संबंध में कोई योजना बनाई है? यदि बनाई है तो संबंधी ब्यौरा दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय दर्शक को बताना चाहती हूँ कि वर्तमान भारत सरकार ने एक देश एक चुनाव प्रणाली लागू करने हेतु दृढ़ संकल्प है। सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है जो सरकार को यह राय देगी कि संविधान में किस प्रकार संशोधन करके इस प्रणाली को लागू किया जा सकता है। अंततः सभी दलों के साथ आम सहमति बनाने पर बल दिया जा रहा है। जैसे ही सभी दलों के साथ आम सहमति बन जाएगी, भारत में एक देश एक चुनाव प्रणाली को लागू कर दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 105 कुमारी रेणुका। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि करनाल से यमुनानगर वाया राडवा रतौर रेल लाइन बिछाने की सरकार की कोई योजना है? यदि हाँ तो संबंधी ब्यौरा प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि करनाल से यमुनानगर जाने के लिए अम्बाला होकर 121 किलोमीटर का पुल तैयार करना पड़ता है, जबकि करनाल से यमुनानगर जाने के लिए दूरी वाई लाडवा 64 किलोमीटर की है। सरकार द्वारा सर्वे कराकर करनाल यमुनानगर वाई लाडवा रतौर रेल लाइन बिछाने की योजना बनाई गई है, जिससे करनाल से यमुनानगर के बीच की दूरी रेल मार्ग द्वारा 121 से घटाकर 61 किलोमीटर की रह जाएगी। इस परियोजना के निर्माण हेतु कुल 884 करोड़ की अनुमानित लागत की मंजूरी दे दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी पूछना चाहती हूँ कि क्या इस परियोजना पर कार्य कब शुरू होगा और यह कब तक पूर्ण हो जाएगा, तथा यह भी बताइए कि इस परियोजना से संबंधित कोई डीपीआर भी पेश की गई है? यदि हाँ तो उस डीपीआर रिपोर्ट का ब्यौरा सदन के सामने रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि इस परियोजना पर अभी कार्य शुरू नहीं किया जा सका, परंतु यह 4 वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री जी, यह भी बताइए कि इस परियोजना से संबंधित डीपीआर रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तब उस डीपीआर रिपोर्ट का ब्यौरा भी सदन के समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना से संबंधित डीपीआर आ चुकी है, डीपीआर रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट में करनाल यमुनानगर न्यू रेल लाइन विस्तृत अलावकारी बताया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। जहां एक और वो इस परियोजना को शुरू करने की घोषणा कर सदन में जनता की वाहवाही लूटना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर डीपीआर रिपोर्ट के माध्यम से इस परियोजना को लाभकारी सिद्ध कर टालना चाहते हैं। रेल मंत्री जी सदन में जनता को गुमराह करना बंद करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि मैं आपको आश्वासन देना भी चाहता हूँ कि सरकार द्वारा इस परियोजना से संबंधित एक नीति बनाई गई है, जो कि इस परियोजना पर केवल पूर्ण विचार कर रही है, न कि सरकार द्वारा इस परियोजना को जानने का प्रयास कर रही है। साथियों, किसानों ने दिल्ली अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर रखा है तथा 100 से अधिक किसानों ने अमरण अनशन घाट करके सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। इसके संबंध में पहली जानकारी नेता प्रतिपक्ष कुमारी वंदना तथा दूसरी जानकारी कुमारी रेणुका एवं तीसरी जानकारी कुमारी पूजा से प्राप्त हुई है। क्योंकि पहली जानकारी नेता प्रतिपक्ष कुमारी वंदना से प्राप्त हुई है, अतः मैं इसे आप सभी को पढ़कर सुनाता हूँ। हरियाणा में अनाज मंडी अड़तियों की हड़ताल के चलते कुछ अन्य कारणों के कारण किसानों की फसल की खरीद नहीं हो रही है। किसान अपनी अपनी फसलों को लेकर पिछले कई दिनों से अनाज मंडियों में बैठे हुए हैं, परंतु उनकी फसल को खरीदने वाला कोई नहीं है।
जिससे तंग आकर किसानों ने दिल्ली अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर रखा है तथा 100 से अधिक किसानों ने आमरण अनशन धारण करते हुए सत्याग्रह पर डेरा जमा रखा है। उनकी हालत बिगड़ती चली जा रही है। यदि तत्काल उचित निर्णय नहीं लिया गया तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। अतः अविलंब इस लोकहित के विषय पर सत्ता पक्ष का क्या कहना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश में ऐसे छोटे मोटे आंदोलन तो होते रहते हैं। इसके लिए सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ नहीं किया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष कुमारी वंदना। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, किसानों ने जिस फसल को बड़ी मेहनत से तैयार किया था, जब वे उस फसल को काटकर मंडी में लेकर गए तो उस फसल को खरीदने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। मंडी में पड़ी वह फसल ऐसे ही खराब होती चली जा रही है। यदि वह फसल ही नहीं बिकेगी तो हमारे देश के किसानों का घर कैसे चलेगा? फसल न बिकने के कारण किसान मजबूरी में आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति से तंग आकर कई किसानों ने दिल्ली अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर रखा है तथा 100 से भी अधिक किसान आमरण अनशन पर सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, जिनकी हालत बिगड़ती चली जा रही है। परंतु आपकी सरकार, प्रदेश सरकार तथा प्रशासन सोए हुए हैं और उनकी कोई सुध ही नहीं ले रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी गंभीर स्थिति में केंद्र मंत्री जी क्या कहते हैं? मंत्री जी कहते हैं कि इतने बड़े देश में ऐसे छोटे छोटे आंदोलन तो होते रहते हैं। मंत्री जी, मंत्री पद पाकर आसमान में मत उड़िए, जमीन पर आइए, जमीन पर और इस विषय पर तत्काल कोई उचित निर्णय लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान सहकारों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर बैठे हैं तथा उन्होंने भूख हड़ताल कर रखी है। आड़तियों की हड़ताल को जल्दी खुलवाकर फसल की खरीद को शुरू कर लिया जाएगा और किसानों को भी जल्दी ही मिला लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार बहुत ही गैर जिम्मेदारी से कार्य कर रही है। यदि तत्काल इस समस्या का समाधान न निकाला गया तो यह बहुत ही गंभीर रूप धारण कर सकती है। लगता है सरकार किसान के हाल ही के दिन विलोप कृषि समिति आंदोलन को भूल गई और किसानों के रोष की स्थिति का सही अनुमान न लगा पा रही है। सरकार को इस हिस्से को गंभीरता से लेना चाहिए और सदन के कार्यों को स्थगित करवाकर इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार किसानों के प्रति गंभीर है और उनके विकास और तरक्की को लेकर दृढ़ संकल्प है। किसान हमारे अन्नदाता है और हम अपने अन्नदाता के साथ सदैव न्याय ही करेंगे। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वासन देती हूँ कि इस प्रकरण को मैं स्वयं देखूंगी और तत्काल ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। मैंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वक्तव्य सुने हैं। अब मैं सदन में हाथ खड़े करवाकर आखिरी निर्णय पर पहुंचना चाहूंगा। जो सदस्य कार्य स्थगन प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाथ खड़े कर हाँ कहे एवं जो विपक्ष में है वो कृपया ना कहे। ना का बहुमत है, ना का बहुमत है, ना का बहुमत है। अतः कार्य स्थगन प्रस्ताव नामंजूर किया जाता है। विशेष अधिकार हनन सूचना को खुशहाल कुमार जी सदन में प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रथम में अपने लोकसभा सदन में उपस्थित होने के लिए दिल्ली आ रहा था तो दिल्ली में प्रवेश करते ही मेरी गाड़ी को पुलिस इंस्पेक्टर ने रुकवाकर मेरी गाड़ी के सभी कागजात चेक किए और उसने मेरी गाड़ी को आधे घंटे तक रोका रखा बिना किसी कारण से और ये जानता था कि मैं एक सांसद हूँ और ये मेरी गाड़ी है और मैं दिल्ली स्तर के लिए जा रहा हूँ। जानबूझकर उस दिल्ली के पुलिस इंस्पेक्टर ने करके मेरे विशेष अधिकारियों का हनन किया है। मैं आपके द्वारा प्रस्तुत विशेष अधिकार हनन सूचना को जांच एवं प्रतिवेदन हेतु संसदीय विशेष अधिकार हनन सूचना को भेजता हूँ। याचिकाओं का उत्थापन। आर्यन कुमार युवा संसद सदस्य कुरुक्षेत्र याचिकाओं का उत्थान करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कुछ याचिकाओं को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं कुरुक्षेत्र के जिले लाडवे में एक बाईपास का निर्माण कराना चाहता हूँ। लाडवे कस्बे में अनाज मंडी अभी 2 की एक छोटे क्षेत्र में है।
उसका एक बड़े क्षेत्र में दोबारा निर्माण कराना चाहता हूँ। लाड़वे में एक सरकारी कॉलेज का निर्माण कराना चाहता हूँ। लाड़वे में खिलाड़ियों के लिए एक स्टेडियम का निर्माण कराना चाहता हूँ और बमैन कस्बे में एक बस स्टैंड का निर्माण कराना चाहता हूँ। इत्यादि यहाँ मेरी याचिकाएं हैं। याचिकाएं प्राप्त हुई। सभी याचिकाओं को संसदीय समिति को सौंप दिया जाएगा। अब संसद में विधेयक पारित करने की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। प्रथम आचार्य वंश कुमार, शिक्षा मंत्री, भारत सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संसद सदस्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2025 के पुनर्स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करता हूँ। प्रश्न यह है कि संसद सदस्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2025 की पुनर्स्थापना की अनुमति दी जाए। जो प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाथ खड़े कर हाँ कहे, एवं जो विपक्ष में है वो कृपया ना कहे। हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। हाँ की जीत हुई, अनुमति प्रदान की जाती है। विधेयक का प्रथम चरण वाचन समाप्त होता है। विधेयक का द्वितीय चरण वाचन कल प्रारंभ किया जाएगा। अब द्वितीय वाचन विचार पर चर्चा होगी। वंश कुमार, शिक्षा मंत्री, भारत सरकार, संसद सदस्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2025 के द्वितीय विचारण का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संसद सदस्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2025 के द्वितीय वाचन का विचार का प्रस्ताव करता हूँ। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। संसद सदस्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। कुमारी ईनू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधायक के पक्ष में अपनी बात रखना चाहती हूँ। संसद सदस्य शैक्षणिक योग्यता विधायक 2025 यदि पारित हो जाए तो भविष्य में भारत के गौरव को बढ़ाने वाला साबित होगा। भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश बन जाएगा जो जनप्रतिनिधियों की योजनाओं को लागू करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा केवल एक प्रमाण पत्र प्रदान करने वाली प्रणाली नहीं है। यह तो एक जीवन शैली है। शिक्षित व्यक्ति अपनी समस्या को हल बातचीत करके निकाल सकता है। वहीं अनपढ़ लोग, चाहे वो एक नेता ही क्यों ना हो, वह लड़ाई तथा अपने बहुबल को ही सब कुछ समझते हैं। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधायक को आने में 75 वर्ष का समय लग गया है। अब इसे पारित करने में और अधिक समय व्यर्थ न करें। मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसका पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सच्ची घटना के आधार पर अपनी बात को रखना चाहूंगी। हमारे देश के एक छोटे से गांव की बात है जहां दुर्घटना के चलते एक दंपत्ति की मृत्यु हो जाती है। उसके चलते अपने छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। तभी एक 17-18 साल का नौजवान अनपढ़ गरीब युवक आगे बढ़कर उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है और जिम्मेदारी उठा लेता है। उसके बाद सभी व्यक्ति उस पर विश्वास करने लगते हैं और अपना सुख दुख का साथी मानते हैं। वही युवक, माननीय अध्यक्ष महोदय, वही युवक आगे चलकर उस गांव का सरपंच बनता है। माननीय अध्यक्ष, यह तो एक उदाहरण था। ना जाने हमारे देश के मंत्रियों के ना जाने कैसे कैसे उदाहरण हैं, उनसे जुड़े उदाहरण पता नहीं कैसे कैसे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह कहानी हमारे बीच उपस्थित सांसद श्री अरुण जी की है। माननीय अध्यक्ष, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के दो हिस्से हो चुके हैं। एक जो पढ़े लिखे और शिक्षित लोगों के लिए बन गया है इंडिया, और एक गरीब और अनपढ़ लोगों के लिए बन गया है भारत। माननीय अध्यक्ष, मैं सदन से पहले ये गुजारिश करती हूँ कि हमें इस भारत देश के दोनों हिस्सों को जोड़ना चाहिए। उसके बाद ही हमारे देश के जनप्रतिनिधियों की शिक्षित योग्यता की बात करें तो ही अच्छा होगा। माननीय अध्यक्ष, हमारे देश के नेताओं के लिए शिक्षा अनिवार्य करके गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं ताकि ये लोग आगे बढ़
मैं इस सदन से गुजारिश करती हूँ कि हमें इस षड्यंत्र को सफल न होने दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के कुछ सदस्यों ने ऐसे विचार विकसित कर लिए हैं कि केवल शिक्षित व्यक्ति ही नेता बन सकता है। केवल शिक्षित व्यक्ति ही लोगों की समस्याओं को सुन सकता है और उनका समाधान कर सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अंत में केवल यही कहूंगी कि हमारे देश के जनप्रतिनिधियों का शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। कुमारी अनुपमा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ। लोकतंत्र की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक है। इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। इस विधेयक को पारित होने पर यह देश के विकास हेतु मील का पत्थर साबित होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 25 वर्षों से इस राजनीति से जुड़ी हुई हूँ। मात्र 5वीं कक्षा पास हूँ। शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए यह मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश के पारित होने पर मेरे राजनीतिक कैरियर पर पूर्ण विराम लग जाएगा। इसके बावजूद भी मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से स्वागत करती हूँ तथा समर्थन करती हूँ। नेता प्रतिपक्ष कुमारी वंदना। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ। जनता का प्रतिनिधि योग्य में से योग्यतम को चुनती है तथा श्रेष्ठ में से श्रेष्ठतम को चुनती है। जनता का प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए इसका निर्णय सदन नहीं बल्कि जनता के द्वारा होना चाहिए। जनता का प्रतिनिधि अनपढ़ है परंतु वह मिलनसार है, दुख दर्द को समझता है, साहसी है। वहीं दूसरी ओर एक प्रत्याशी बहुत अधिक पढ़ा लिखा है, पोस्ट ग्रेजुएट तो है परंतु वह घमंडी है, उद्धट है और वह मनुष्य बनाने वाला है। तो जनता अपना प्रतिनिधि अनपढ़ को ही चुनना पसंद करेगी। वहाँ शिक्षा का महत्व नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह विधेयक लोकतंत्र की नींव को खोखला करने वाला साबित होगा। वहाँ अगर जनता का प्रतिनिधि योग्यता का पैमाना शिक्षा भी होती तो देश के टॉपर नेतागिरी करते फिर रहे होते। मैं शिक्षित व्यक्ति का सम्मान करती हूँ पर उतना नहीं जितना मैं अपने देश से प्यार करती हूँ। यदि विधेयक खंड 3 के तहत जनप्रतिनिधि प्रतिशत अंकों का निर्धारण करना पूर्णतः अनुचित होगा। यदि इसे समाप्त कर दिया जाए तो मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करूंगी, परंतु मूल रूप से मैं इस विधेयक का विरोध करती हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री वंश कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं इस विधेयक के उद्देश्य को समझाना चाहूंगा। हमारे जनप्रतिनिधियों को कोई गुमराह न कर सके, इतना उसमें विवेक हो, उन पर कोई दबाव न डाल सके, इतना उसमें आत्मबल हो, अन्याय के विरुद्ध लड़ सके, इतना उसमें साहस हो, वह इतना ज्ञानवान और शिक्षित हो कि समाज का मार्गदर्शन कर सके। इस विधेयक का उद्देश्य इतना पवित्र हो परंतु विपक्ष इसे भी राजनीति की रोटियां सेकना चाह रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख हो रहा है कि जिस विधेयक को आम सीमित से पारित करना चाहिए उस पर भी विपक्ष को राजनीति नजर आ रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही गाड़ी के 2 पहिए हैं जो साथ साथ चल रहे हैं, परंतु विपक्ष एक पंक्चर पहिया की भूमिका निभा रहा है। विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक को शायद विपक्ष दलों में ठीक से पढ़ा ही नहीं। विधेयक में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक का खंड 4 2019 के आम चुनाव के बाद लागू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक के यह भी प्रावधान किया गया है कि जो संसद पूर्व शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता उन्हें शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए समय दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करके गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। मेरा रोम पुलकित हो रहा है। अतः मेरे सदन से अनुरोध है कि विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें।
का द्वितीय वाचन पूर्ण हुआ। विधेयक का तृतीय वाचन प्रारंभ होता है। प्रश्न यह है कि संसद सदस्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2025 पारित हो या नहीं। विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव को माननीय शिक्षा मंत्री वंश कुमार प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संसद सदस्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2025 को पारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा। प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाथ खड़े कर हाँ कहे, एवं जो विपक्ष में है वो कृपया ना कहे। हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। हाँ की जीत हुई। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 15 इस विधेयक का अंग बने या नहीं। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहे, एवं जो विपक्ष में है वो कृपया ना कहे। हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। खंड 2 से 15 इस विधेयक का अंग बना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संसद सदस्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2025 को पारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। संसद सदस्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2025 पारित किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। जो विधेयक को पारित करने के पक्ष में है वो कृपया हाथ खड़े कर हाँ कहे, एवं जो विपक्ष में है वो कृपया ना कहे। हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। हाँ की जीत हुई। विधेयक पारित होता है। विधेयक सदन में पारित हुआ। अब यह महामहिम द्वारा राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। यह सत्र अब यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सदस्य अपने अपने कार्य क्षेत्र में पूरी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे। अब राष्ट्रगान होगा। जन गण मंगल